नमस्कार पहला दोस्तों, पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में रजत जयंती की धूम है। उत्तराखंड 25 साल का हो रहा है और 25 साल के इस मौके पर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शरीक होंगे और थोड़ा सा प्रदेश को समझने का वक्त आ गया है, थोड़ा सवाल करने का वक्त आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बीते 25 सालों में क्या खोया और क्या पाया अपने उत्तराखंड ने। क्योंकि उम्मीदें तो बहुत सारी थी, सपने तो बहुत सारे थे, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों ने देखे या राज्य की आम जनता ने देखे। लेकिन उन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल ये कि इन 25 सालों में क्या हो गया पूरा और क्या रह गया अधूरा, ये जानने की कोशिश मैं करूंगा। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हालांकि आप बेहतर तरीके से उनको जानते हैं। पीसी थपलियाल साहब राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रणाम सर, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ धन्यवाद। कि आप अपने प्रदेश की तरह ही स्वस्थ होंगे, क्योंकि प्रदेश को भी बेहतर स्वस्थ तरीके से दिखाया और बताया जा रहा है। बशर्ते अस्पतालों की हालत थोड़ा सा ऐसी दिखती है, शिक्षा की हालत को बहुत चमक धमक वाला आधुनिक तौर पर डेवलप किया वाला बताया जा रहा है, लेकिन स्कूलों की हालत भी मुझे थोड़ी सी वैसी ही दिखती है। रोजगार को लेकर तमाम दावे, इन्वेस्टर समिट, निवेश, ये तमाम चीजें बताई गई, लेकिन मुझे रोजगार को लेकर भी आंकड़े थोड़ा वैसे ही दिखते हैं। पलायन को लेकर खूब बातें हुई, चर्चा हुई, लेकिन मुझे आज भी रिवर्स पलायन का कोई प्लान दिखता नहीं है। गैरसैंण राजधानी की बात बात में ही रह गई और कुछ उससे आगे बढ़ा नहीं। मुझे इतना ही दिखता है। आपके चश्मे से मैं जानना चाहूंगा, रजत जयंती के इस मौके पर आंदोलनकारी होने के नाते आपके उन हजारों लाखों सपनों पर आज 25 साल बाद अपना उत्तराखंड कहां पर खड़ा है? बल थपलियाल सर, थपलियाल जी। देखो, 25 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी भूल की जो हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। क्योंकि आज जो हालात उत्तराखंड के हैं 25 साल में, वो बहुत ही चिंतनीय है। ये दीगर बात है कि राज्य आंदोलन करने वाले लोग जो है, राज्य बनते ही उनके हाथ में सत्ता नहीं आई और सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन 25 साल के बाद हमें तब गंभीर चिंता होने लग गई कि जब संसाधन भी हमारे हाथों से फिसलने लगे। आज उत्तराखंड के जो संसाधन है, उस पे पूरी तरह से जिस तरह एक अतिक्रमण माफिया करता जा रहा है हर क्षेत्र में, वो बहुत ही, हमने एक सपना देखा था राज्य बनने के पीछे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार था। माताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी राज्य हासिल करने के लिए कि मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे युवाओं के हाथ में होने चाहिए थे, इन नेताओं ने उनको माफियाओं को सौंप दिया है और स्वयं में 25 साल में अंकुश संपदा के मालिक बन चुके हैं। और जिस तरह से धन बल के आधार पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, उससे हम लोग धीरे धीरे हाशिए में होते होते हम हमारा अस्तित्व ही अब चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हमारा अस्तित्व खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। मैं जो गिनती के आंदोलनकारी हम जो बचे हुए हैं, वो आज हम बड़ा सिर ऊंचा करके नहीं जा सकते। क्योंकि जो ये जो राज्य के मालिक बने हुए हैं, ये इस तरह से पेश आ रहे हैं मानो कि इन्होंने बहुत बड़ी दया की हो। और बार बार हमें सुनाया जाता है कि उत्तराखंड हमने दिया, अटल जी ने दिया। लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि इन्हीं दरिंदों के कारण उत्तराखंड एक ऐसा लुच-पुच राज्य बन चुका है जिस राज्य का 25 साल के बाद भी अपनी राजधानी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिना राजधानी का राज्य देना एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। क्योंकि सेंटर ऑफ द पावर जो होता है वो कैपिटल होती है। अगर आज देश की राजधानी दिल्ली है, तो किसी भी हालत में जो संसद बैठती है वो दिल्ली के अलावा बंबई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ नहीं बैठ सकती। उसका जो निर्णय होंगे वो संवैधानिक
स्वरूप तभी धारण करते हैं जब वो दिल्ली की संसद के अंदर लिए जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड ये 5 स्थायी राजधानी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद जिस तरह से आज धीरे धीरे जिस पहाड़ के लिए ये राज्य लिया गया था, जिस पर्वतीय मूल के लोगों ने ये संघर्ष किया था, वो आज ऐसे ठगे से महसूस कर रहे हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमें उत्तर प्रदेश देता था, उसका वो पूर्ण रूप से हमारे लोगों ने, जो हमारे कहने के लिए हमारे हैं, चाहे भाजपा के या कांग्रेस के नेता हो, वो सब हमारे पहाड़ी है। आज तक अभी आप ये देखिए कि 5 के 5 कई लोग बोलते हैं कि साहब परिश्रमण होगा, तो परिश्रमण के बाद ये लोग मैदान के लोग हावी हो जाएंगे, उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग पहाड़ छोड़कर मैदान को हमने कब्जा लिया है। मैदान में पूर्ण रूप से पहाड़ियों का साम्राज्य बन चुका है, और हम लोग जो यहाँ मैदान की हमने डेमोग्राफी बदल दी है, और खाली पहाड़ के लिए हम डेमोग्राफी की चिंता हमें करवाई जाती है। राजनीति इतनी तेज तरार है, इतनी भयानक है कि हमको पूरी तौर से उलझाकर कभी यूसीसी का वो शिकुपा छोड़ के कि यूसीसी बहुत जरूरी है उत्तराखंड में, जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसको यूसीसी की जरूरत नहीं है। किस तरह से उत्तराखंड को इन लोगों ने एक प्रयोगशाला बना लिया, और उस प्रयोगशाला में जिस तरह से पहाड़ के लोगों को हाशिए में धकेला जा रहा है, वो बहुत चिंतनीय है। आज पहाड़ का युवा अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, और जब वो रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री वहां आके घुटने टेकता है, और उसके 1 हफ्ते बाद बोलता है कि जिहादी मानसिकता के लोग, अर्बन नक्सल। देखिए आप, ये जिस तरह से हमें दुत्कारते हुए अपने आप 1000 करोड़ खर्च करके अपना चेहरे को चमकाकर लोगों को झूठ बोलकर सत्ता में काबिज है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। ये हमारे संसार, आप ही देखिए मसूरी में कितना बेशकीमती जॉर्ज एवरेस्ट नाम की जगह है, जहां बेशकीमती जमीन, हजारों करोड़ की जमीन को जस्ट औने पौने में बालकिशन को दे दिया। कभी कभी हम ये कहते हैं इस मुख्यमंत्री को कोई पीड़ा नहीं है इस राज्य की, इस राज्य को बेचने के लिए मुख्यमंत्री आया है, और इसलिए अपने जो कुकृत्य हैं उनको दबाने के लिए ये 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक यहाँ जश्न मना रहा है। और शर्म नहीं आती, आज भी हमारे जो आपदा में पीड़ित धराली के लोग हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, और उनके परिजन आज भी उस दफन हो रखे हैं, और ये जश्न मनाएगा। और जश्न मनाने में 2 दिनी विधानसभा भी कर रहा है 3-4 तारीख को। उस विधानसभा में ये अपने कुकृत्य न कह करके अपने देखिए उनका सहारा ले रहा है, कभी मोदी का सहारा ले रहा है, कभी राष्ट्रपति का सहारा ले रहा है। अरे क्या जरूरत है? क्या राष्ट्रपति को विधानसभा को संबोधित करने की कोई जरूरत है? कौन सी प्रक्रिया चल रही है? किस तरह से हथकंडे अपना रहा है बेवकूफ बनाने के लिए। ऊपर से क्यों प्रधानमंत्री जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे छुपे हुए ये जो डकैतों का एक गैंग है, मैं माननीय मोदी जी को कहता हूं, क्या इन्होंने जानबूझ के डाकुओं को, लुटेरों को हमारे पे छोड़ रखा है, या ये अनजान है इस मामले में? ये इस चीज का हम इस समय इस सवालों को खड़ा करेंगे। आज जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मुंह के बल गिर गई हैं, एक आंदोलन चौखटिया से सीधा सीधा चलता हुआ देहरादून आ रहा है, एक फौजी के नेतृत्व में, भुवन कठैत के नेतृत्व में, और आज जो कर्णप्रयाग से आगे श्रीनगर की तरफ चल रहा है। और ये स्थिति अगर पहाड़ में बदहाली स्वास्थ्य का जो हाल है, और उसके साथ साथ शिक्षा का जो हाल है, रोजगार का जो हाल है, उपनल कर्मचारी 10 तारीख नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। तो ये
पीछे बीते 10 सालों को ही देखें या मैं तो पूरे 25 साल का आकलन करने बैठा था। मैं जानना चाह रहा था कि 25 साल को आप देखते हैं, मैंने कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, सब चीजों का सबका अपना-अपना एक तरीका उत्तराखंड को लेकर, उनका सबका एक विजन उत्तराखंड को लेकर। और थोड़ा जड़ से बताइए थोड़ा ना, क्योंकि अगर जड़ देखिए, मजबूत होगी, थोड़ा जड़ में। पहली हाँ, सरकार माननीय स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी की आई थी 2002 में, चुनी हुई सरकार। उससे पहले 2 साल भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक सरकार थी, एमएलसी की सरकार थी, और 2 साल के अंदर इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले। देखो, मजाक, जिस तरह का मजाक भारतीय जनता पार्टी करती आई है इस उत्तराखंड के लोगों के साथ, वो मजाक में अभी तक लोग समझे ही नहीं कि कितना बड़ा मजाक इन्होंने किया। 2 साल में 2 मुख्यमंत्री, और पहले नित्यानंद स्वामी और उसके बाद कोश्यारी। और लेकिन चुनी हुई सरकार में पहला मुख्यमंत्री तिवारी जी आए, वो जो दे गए हमें, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। वो जो औद्योगिकीकरण कर गए, जो उनका एक अनुभव था, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि यहाँ पे बैठे बैठे फोन के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों हजारों कंपनियों को उत्तराखंड में स्थापित करवा दिया। मैं उसका साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं कि किस तरह से उन्होंने सीलाकुई में, उधर उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में, तमाम जगह उन्होंने फैक्ट्रियां लगा, हरिद्वार में ऐसे औद्योगिकरण किया जिसने हमारे बच्चों को भले छोटा सा रोजगार दिया, लेकिन दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि खंडूरी जी आए। खंडूरी जी जो थे, एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे। वो उन्होंने शुरुआत पहले कठोर कानून बनवाया, जो 500 गज तिवारी जी ने बनाया था उसको 250 गज किया, और उसके बाद उन्होंने पूरा रोड मैप बनाने का एक प्रयास किया, क्योंकि वे स्वयं इंजीनियर्स के थे फौज में, और उस अनुभव को वे एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पे रोड उस पे ला रहे थे, कागज में ला रहे थे, प्लानिंग में ला रहे थे। लेकिन माफियों की गिद्ध नजर ने उनको कुर्सी से फेंक दिया, क्योंकि वो माफियों के कब्जे में नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जब हमारे निशंक जी ने कुर्सी में बैठे, तो वे अपने साथ उत्तर प्रदेश के माफियों का एक गैंग उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, और उस गैंग ने जो लूटपाट शुरू की, वो सबने देखा कि किस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत कंट्रोवर्शियल आया। आज तक ने उनकी रिपोर्ट छापी कि किस तरह से जल विद्युत परियोजनाएं उनको दे दी गई थी। लेकिन एक दीगर बात है कि भगवान ने हमारा काम ऐसा किया कि वे स्वयं में अंतर्कलह में अपनी जानें गंवा बैठे। उसके बाद जब हमने रक्षा मोर्चा का बनाना तीसरा विकल्प की तैयारी कर रहे थे, और उसमें खंडूरी जी अपना रुचि दिखा रहे थे, तो ये देखते हुए इन्होंने वापस खंडूरी को लाए, और किसी तरह से अपनी सत्ता को, लोग देवतुल्य जनता को बेवकूफ बनाकर उनको फिर से विश्वास में ले लिया। इसके बाद आपने देखा होगा कि विजय बहुगुणा जी आए, फिर उसके बाद हमारे हरीश रावत जी आए, और किस तरह से ये लोग इस राज्य को संचालित किए हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारे त्रिवेंद्र रावत जी आए, और त्रिवेंद्र रावत और उसके ऊपर दिल्ली में सत्तासीन हुए मोदी सरकार, जिसका एक मुख्य ध्येय था इस राज्य के संसाधनों को कब्जाना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट बुलवाई। त्रिवेंद्र रावत ने भी बुलवाई, और त्रिवेंद्र रावत जब पूरी तौर से सफल उनके मुताबिक काम करते हुए नहीं दिखा, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बिठा दिया जो उनके इशारों में रात में भी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हुए सत्तासीन है। और उस व्यक्ति ने यहाँ के संसाधनों को, अगर वो पूरे राज्य को भी वो बोले कि इनको गिरवी कर दो, वो कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी ने जितना कुछ किया, उससे इन्वेस्टमेंट समिट में वो उन्होंने उसका स्वरूप बदला। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, उसमें लोग एक चीज को नहीं समझ रहे कि किस तरह से आपने देखा होगा कि इन्होंने सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया। इन्होंने वो औद्योगिकरण नहीं किया जो तिवारी जी ने किया था। इनका था कि हम सर्विस सेक्टर को, एक चालाकी से, सर्विस सेक्टर में जमीन की कोई लिमिट नहीं होती,
क्योंकि अगर फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री एक छोटी सी जमीन में हजारों युवाओं को रोजगार मुहैया कराती है। लेकिन सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अकूत जमीन को कब्जा सकते हैं, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट ही इन्होंने लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे किसी को ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरह जिस तरह से ये होटल हमारा, आप ही देखिए आज गुमा खाल में हयात 5 स्टार होटल जंगल के बीच में बन रहा है। कौन बना रहा है? वहां जंगल के बीच में रिजॉर्ट बना रहे, कौन बना रहा है? हमारे पूरे गौचर में इन्होंने पूरे सोलार प्लेट लगा दी है, क्योंकि सोलार अडानी की है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सोलार हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप है, क्योंकि सोलार प्लेट जहां जहां लगती है वो अपने नीचे की वेजिटेशन को खत्म करता है। एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे इस चीज के लिए चलना चाहिए था कि ये जो हमारे गोचरों को खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे और फायदा उठा रहे हैं हमारे पलायन का, वो पलायन का फायदा उठा रहे हैं पूरी तौर से। ये जिस तरह से पहाड़ी वहां से भागता जा रहा है, तो ये गिद्ध धीरे धीरे अंदर घुसते जा रहे हैं। जनता को नहीं मालूम। ये 25 साल के अंदर इतने सफल हो चुके हैं कि अगर जनता को पता लग गया कि इनकी प्लानिंग क्या है, ये किस तरह से पहाड़ और पहाड़ी को विस्थापित करते हुए यहाँ पे पूरे गुजरात को बसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिन लोग नंगा दौड़ाएंगे। और ऐसा वहां पे सेम चीज लद्दाख में हुई थी। अभागे लद्दाख में आधा लद्दाख का जमीन उन्होंने अडानी को दे दी है, और वहां पे जिस तरह से वांगचुक ने उठाया, वांगचुक आज देशद्रोही बनाकर उन्होंने अंदर कर रखा है। यहाँ पे हमारा राहुल कोठियाल, आपने देखा होगा कि 12 मासा के माध्यम से वो टोटल एक हर हफ्ते जो उनका एक्स्ट्रा कवर था, वो वहां पे जो पहाड़ के समाचार हमको सत्य के रूप में दिखाते थे, उसमें भी उनकी ऐसी नजर लगी है कि उसको भी वहां उत्तराखंड का वांगचुक बनाने का असफल प्रयास करने लग गए। हम पूर्व सैनिक इस मामले में हमने बहुत सजगता दिखाई। पूर्व सैनिक बहुत आक्रोशित है, और पूर्व सैनिक जो है इस राज्य के लिए चिंताओं में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अब देखेंगे भविष्य में कितना हद तक हम यहाँ के संसाधनों को बचा पाएंगे, यहाँ की संस्कृति को बचा पाएंगे, यहाँ के पर्यावरण को बचा पाएंगे, और कितना हम यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है अकूत संपदाओं का मालिक है। ऐसा प्राकृतिक संपदा शायद विश्व में किसी के पास नहीं है। हमारे पास गंगा जैसी नदी है, हमारे पास मिनी समुद्र है, टीनी डैम, जिसकी बिजली यूपी खा रहा है, और ये दरिंदे चुपचाप राजा बन के हमारे सिर पे, इनको कोई फिक्र नहीं है कि हम, की हिम्मत भी नहीं है कि यूपी की तरफ या उंगली करके बोले कि इस पे हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज देखिए कि जितने भी झारखंड बना या छत्तीसगढ़ बना, वहां की खान पे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों में पूरी तौर से झारखंड का अधिकार है, पूरी तौर से छत्तीसगढ़ का अधिकार है। उत्तराखंड एक ऐसा भागा राज्य है जिसमें उसके संसाधनों पे यूपी का कब्जा इस भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। ये बड़ी भारी चिंता है, और उसी भारतीय जनता पार्टी पे यहाँ की जनता ने आंख बीच के विश्वास कर रही है, लेकिन वे हमारी पीठ पे छुरा भोगते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। एक सवाल मेरा आप लोगों को लेकर, यानी आंदोलनकारियों को लेकर है। मैं अक्सर जरूर पूछता हूं जब मैं ऐसे वक्त में आप लोगों से बात करता हूं। आंदोलनकारियों की स्थिति को लेकर एक सवाल उठा। देखिए, आप लोगों ने उस वक्त लड़ाई लड़ी, मैं तो उसमें बाल्यावस्था में या उस अवस्था में था नहीं लड़ाई लड़ने की अवस्था में, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? जिस रजत जयंती मना रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, क्या उसके लिए आपको भी कोई कार्ड, कोई निमंत्रण आया, कोई इन्विटेशन आया है? आज आंदोलनकारी कहाँ पर हैं? क्या उनके सुझाव लिए जाते हैं? आज अगर हम आंदोलनकारियों के जिक्र करते हैं, तो मुझे जरूरी जिक्र करना पड़ता है उत्तराखंड क्रांति दल का। उस दल का, जिस दल को लेकर अपने आप ना एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग तरह की क्रांति मन में आती है, नाम ही कुछ ऐसा है। लेकिन उसकी स्थिति को लेकर क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय नेताओं की ज्यादा पकड़ नहीं होने की वजह से ये स्थिति बन गई? आज भी हम देख रहे हैं मंत्रिमंडल पूरा नहीं है, गिने चुने लोग
बनाया जाता है, वही पहले भी थे, वही अब भी है ना। अब थोड़ा इसको तो बताइए। जैसे क्रिकेट टीम परमानेंट रहती है, वैसे ही ये जो नेता है परमानेंट, इनको हराना अब संभव नहीं है। लोग सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको हराया नहीं जा सकता। पहले जो विधानसभाएं थी वो 5 लाख में हम लड़ सकते थे पहले 2002 में, लेकिन आज 5 करोड़ आपको गड्ढे में डालने के लिए चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये जग जाहिर है कि धन बलियों के हाथ में राजनीति जा चुकी है। मैं पहले भी कह रहा हूं। दूसरी चीज मैंने पहले भी कहा था कि राज्य बनते ही जो सत्ता है या राजनीति है हमारे हाथ से फिसल गई। अब क्यों फिसली, इसके कारण जो आपने अभी पूछा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के नाम पे, लेकिन मैं उत्तराखंड आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि पृथक राज्य उत्तराखंड की अवधारणा अवधारणा का जनक रहा है उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन जब ये आंदोलन फूटा तो इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं दे पाया उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, आज बहुत बड़ी बारीक चीज बता रहा हूं। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों में पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन रहता तो मैं 100% कह रहा हूं सत्ता हमारे हाथ से नहीं फिसल। लेकिन ये जनता ने अपने हाथों में ले लिया। और जनता ने किस तरह से लिया, आपने खुद बच्चे रहे होंगे, आपको याद हो ना हो, लेकिन उस समय संघर्ष समिति बनी, और संघर्ष समिति में जो स्थापित नेता थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, वे अपना चोला बदल के उसमें घुस गए। जैसे हमारे देहरादून का नेतृत्व रंजीत सिंह वर्मा कर रहे थे, वो पूर्व विधायक थे जनता दल के, वे हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्यों में शुमार थे। तो इस तरह से तमाम जगह हरीश रावत इस में घुसा, सतपाल महाराज इस आंदोलन में घुसा, और वो सक्षम थे, उनके चेहरे पहले से। और हम उत्तराखंड क्रांति दल धीरे धीरे इसमें पीछे हटता गया। और जो नेतृत्व है, क्योंकि जब 2 अक्टूबर की बात करते हैं 1994 में रामपुर तिराए में मैं था, लेकिन वहां पे एक भी नेता उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं था। मेरी बातों पे बड़ा गौर फरमाना। उस दिन 2 अक्टूबर को पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, जिसका मैं मुख्य रूप से इंद्रमणि बडोनी जी थे, वो लाल किला पहुंच गए थे। और लाल किला में हरीश रावत के लोगों ने पथराव किया जब मंच पे बडोनी जी पहुंच गए थे। उस लड़ाई को देखकर, पहाड़ियों का अंतर कलह देखकर कई लोग बहुत क्षुब्ध हो गए थे। लेकिन जो रामपुर तिराहा कांड में बच्चों ने अपने सीने में गोली खाते हुए शहादत दी, उस शहादत के कारण उत्तराखंड का आंदोलन ने एक नया रास्ता तैयार किया। और वो रास्ता ऐसा तैयार किया कि केंद्र की सत्ता विवश हो गई कि 42 शहादतों के बाद ये राज्य मिला है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ धोखा किया है वो लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि जब 1996 में जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, उसमें गृह मंत्री हमारे इंद्रजीत गुप्ता थे, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता। वो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे कि उन्होंने एक शेल उत्तराखंड का बना दिया था, क्योंकि हम लोग साक्षी हैं। उस समय एक कौशिक समिति बनी थी, कौशिक समिति के मुताबिक हमारे का जो प्रारूप बना, उस प्रारूप में गैरसैंण राजधानी थी। जो नेशनल फ्रंट ने हमारा वो बनाया स्वरूप, उसमें बिल्कुल वही था जो हमने मांगा था। हमने हरिद्वार संपूर्ण रूप से नहीं मांगा था, लेकिन उसके बाद, यानी जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 नेशनल फ्रंट ने बनाया था, उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया। और वो 2000 में 29 संशोधन के माध्यम से इन्होंने हमारी परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के हवाले कर दी। और एक लुंज पुंज बिना राजधानी का राज्य हमें दे दिया। आज दिन तक हम राजधानी के लिए लड़ रहे हैं, आप ही देखिए। तो ये सवाल का जवाब क्या ये दे पाएगा? इनका प्रधानमंत्री दे पाएगा जो यहाँ पे आ रहा है? और सैन्य धाम का अगर वो लोकार्पण करेंगे तो उस सैन्य धाम के भ्रष्टाचार को हम जब देख रहे हैं कि एक ही माध्यम से, एक ही टेंडरिंग के एक आदमी को ठेके में
2 टेंडर करके दे दिया गया है और इतनी बड़ी बेईमानी उसमें हुई है, हम बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। तो ये तमाम सवालों का जवाब आज हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एक धूर्त राजनीति ने इतना कब्जा कर लिया है कि उनके जबड़े से उत्तराखंड को निकालना असंभव है, चाहे कितनी ताकत लगा ले हम। लेकिन जी जब तक एक ऐसा व्यक्तित्व, आपने देखा नहीं कि लड़कों ने रोजगार के लिए क्या आंदोलन छेड़ा, एक हफ्ते के अंदर कुर्सी डगमगाने लगी मुख्यमंत्री की, और किस तरह से उन्होंने उस आंदोलन के अंदर छेद किया, उस नाव को डुबा दिया और स्वयं में फिर से बोलने लग गया। जिहादी मानसिकता और अर्बन नक्सल, इस तरह का आदमी, इस तरह का मुख्यमंत्री हमारे लिए बहुत बड़ा छलावा है। एक चीज का जवाब दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये तो हमने बीते हुए कल की बात कर ली, बीते 25 साल की। आज अगर हम देखें आगे के लिए उत्तराखंड को, किस तरह की पॉलिसीज आप लोग देखते हैं होनी चाहिए युवाओं के लिए, पलायन रुकने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, जो कमियां रहेगी, जो अधूरी हैं या फिर है नहीं, उनको लाना चाहिए? देखो, अगर मेरे से सही में पूछोगे तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो फेल हो चुका है, 100% फेल। और उसमें केवल बाहर से उसको, जैसे वो नहीं लगाते, जब कोई आदमी मरा रहता है लेकिन उसपे उसको वेंटिलेटर लगा के ये दिखाया जाता है कि जिंदा है। उत्तराखंड में वेंटिलेटर लगाकर जिंदा दिखाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री बड़ा भारी वेंटिलेटर लगाएगा अभी 1 तारीख से 9 तारीख तक, और बोलेगा, क्योंकि आप ये देखो कि राजस्व विभाग उत्तराखंड का मुंह के बल गिर चुका है। यहाँ पे जमीनें, अगर आपकी जमीन कहीं है पहाड़ में, तो याद रखना पीसी थपलियाल की बात, हमारी जमीनें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, क्योंकि ये उन गोल खातों को ठीक करने में असमर्थ है। इनके पास पटवारी व्यवस्था, तहसीलदार, वो पटवारी या तहसीलदार अब तुम्हारी जमीनों को बेच रहे हैं माफियों को, और लोग सो रहे हैं। लोग को नहीं मालूम कि गोल खाते जो है, सबसे पहली हमारी मांग होनी चाहिए थी कि सरकार इन गोल खातों को सही करो। जो मेरे परदादा के जमीन में जमीन नाम पे है, उसी की है। हमारे नाती पोते अपनी जमीन को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसको आप रिकॉर्ड कर लो। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने मुंह पे गिर चुकी है। यही कारण है कि पूरा, आप चौखटिया से लोग कितने बड़े हुजूम में यहाँ आ रहे हैं, देहरादून। आप सब जानते हैं हम कि आज पहाड़ में मेरे को, अगर मेरे गांव में हार्ट अटैक आएगा तो केवल देहरादून ही मैं रुकेगा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आना पड़ेगा। ये हालत है आज उत्तराखंड में। स्वास्थ्य खत्म, शिक्षा खत्म, और रोजगार है नहीं। जंगली जानवरों का भारी आतंक, भारी, छोटा मोटा नहीं। वहां तो अब भालू भी पाल तोड़कर अंदर जानवरों को मार रहे हैं। गजब की बात है। अजीबो गरीब स्थिति हो गई है कि आज मैं अपने गांव में जंगली जानवरों के भय से नहीं जा सकता। तो इन स्थितियों में आप क्या बोलेंगे कि हम आगे क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं हम? अभी पहाड़ के बच्चे इस समय बड़े, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण उनको गलत फहमी हो रही कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं पहाड़ पहाड़ी बोल रहा हूं। ये पहाड़ पहाड़ी बोल के ही इनको बुलाया जा रहा है, पहाड़ पहाड़ी, जिससे कि छोटे से उत्तराखंड में दरारें आ जाए और समग्र जो उत्तराखंडी जनता है वो एक मुट्ठी छुटकर इन दरिंदों के खिलाफ लड़ न सके, उठ न सके। इसलिए हमारे बच्चों के मुंह में डाला जा रहा है पहाड़ पहाड़ी। व्हाट इज पहाड़ पहाड़ी? उत्तराखंड आंदोलन कभी पहाड़ पहाड़ी पे नहीं हुआ है, उत्तराखंड के लिए हुआ है। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का नारा था उत्तराखंड, उत्तराखंड को, समग्र उत्तराखंड को लेके था। अब ये पहाड़ पहाड़ी करके इस राज्य को डिवीजन में डाल रहे हैं, यहाँ की जनता में दरार खोद रहे हैं। फिर इनको कौन हटा सकता है? ये तो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज, उनसे भी बदतर मैं ये बोल रहा हूं कि कहते थे लोग कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने मुखबरी की थी। सच में ये वो अंग्रेजों से भी आगे जा चुके हैं और पूरा एक गुजरात हमें पूरी तौर से कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारी रोपवे हमें ऐसा समझा गया जैसे हम रोपवे भी संचालित नहीं कर सकते।
उसको भी एक गुजराती के हाथ में हैंड ओवर कर दिया जा रहा है। सारे संसाधन मैं बता रहा हूँ रोतेला जी, जब आपको वास्तव में मैं अभी तो हकीकत दिखा दूं मैं अंदर की, आप इस राज्य में आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ की जनता को, यहाँ की माताओं को इन्होंने वहां पे 5 किलो राशन के अंदर हमें बांध दिया है। हमें, हमारे युवा गांव से मूव नहीं कर सकते। अगर पहले जिस तरह से मेरे गांव के भाई मेरे को मिलने देहरादून आते थे, अब नहीं आ सकते, क्योंकि 5 गुना ज्यादा किराया बढ़ चुका है। उनकी क्षमता से बाहर हो गया है गढ़वाल से देहरादून आना। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि उनको 5 किलो के राशन के माध्यम से वहां पे एक जगह पे बिठा दिया गया है। इतनी बड़ी रणनीति देखिए। हम बोल रहे हैं गैरसैंण राजधानी बनाओ, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? केदारपुरी, बद्रीशपुरी। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है हमारे, ये उच्च हिमालय में हैं, और उच्च हिमालय के साथ छेड़छाड़ करना माने पर्यावरण के साथ बड़ा भारी अन्याय करना है। और उस अन्याय को खुद प्रधानमंत्री कर रहा है। खुद वहां केदारनाथ में जाइए, बहुमंजिला मकान बन चुके हैं गुजरातियों के। मैं हकीकत बता रहा हूं, आप वहां जाइए बद्रीनाथ में, जो वहां के लोग रो रहे हैं। वहां पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और इसको अनदेखा किया जा रहा है गैरसैंण को। अरे गैरसैंण, जो पैसा तुम वहां कर रहे हो उसका आधा भी अगर गैरसैंण में लगाते तो यहाँ के लोगों को एक ऐसा शहर मिलता। क्योंकि इस राज्य में सुंदरता तभी तो आएगी जब हमारे पास एक ऐसा सुंदर सा शहर होगा। हम स्विट्जरलैंड तभी तो बनेंगे जब हमारे पास जूरिच और जनेवा जैसे शहर होंगे। हमारे पास तो मरे हुए खत्म हुए शहर है। और रह देखकर इन्होंने जो ये ऑल वेदर रोड बनाई है, उसमें हमारे शहरों को बाईपास कर दिया है। उनके बीड़ी के बंडल तक नहीं बिक रहे हैं। तो ये सवाल जो है, छोटी छोटी सवाल है, इनका जवाब आज विवश किया जा रहा है हमको वहां से भागने के लिए। तो बहुत बड़ी संकट हो गई है इस राज्य को बचाने के लिए। तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं सोच रहे, हम केवल ये सोच रहे हैं कि इस राज्य को किस तरह से बचाएं। और उस बचाने के लिए उत्तराखंड बचाओ अभियान की एक बड़ी रूपरेखा तैयार करते हुए हम 2026 में एंट्री करेंगे। और 2027 को एक जो चुनावी माहौल होता है लोकतांत्रिक का, जिसको सबसे बड़ा समारोह माना जाता है, जिसमें भी ये जो वोट चोर है, ये निकम्मे लोग, जिस तरह से इन्होंने ऋषिकेश में जो हमारा धार्मिक देव भूमि का एक द्वार है, उसमें उन्होंने किस तरह से एक पासवान को बिठाया है। हमारे मुंह में कालिक है, कालिक। द्वार में बिठाया द्वारपाल पासवान। हमारा मास्टर को अच्छा नहीं लगा। बाहर देखिए, इन छोटी छोटी चीजों में हम इतने ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं कि हम जनता को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये दीगर बात है कि आज हमारे हाथ में ना तो अखबार हमें छापता है, ना वही तो आपको मैं सलूट करता हूं कि आप हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे लोग कर रहे हैं। जैसे बारामासा का राहुल हो गया, आप पंकज हमारे रौतेला जी हो गए, और हमारा कई लोग 2-4 ऐसे हैं जो पहाड़ की आवाज को पहाड़ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नमन करके निमंत्रण तो आया होगा ना, सरकार ने दिया होगा, आप राज्य आंदोलनकारी और हमें राज्य कोई निमंत्रण नहीं मिला, कोई निमंत्रण नहीं मिला। सरकार, ये सरकार बेईमानों की सरकार है, ये सरकार डाकुओं की सरकार है, ये सरकार माफियों की सरकार है। इसको उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमारी हैसियत ही क्या है, हमारी आवाज ही कहाँ है? हम तो मर चुके मरे हुए लोग हैं और उनके हमारी लाशों पे राज कर रहे हैं, जिंदा लाश बन के रह गए। बहुत दुख होता है। इसके लिए हमने राज दिया, इन दुखों के लिए।
किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाकर, किस तरह से देखो हारा हुआ मुख्यमंत्री को दोबारा इन्होंने गद्दी में बिठाकर केवल केवल हमारे को संसाधनों को बेचने का काम कर रहा है। और इतना देखिए, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट समिट में इस आदमी ने कितनी बड़ी नौटंकी की। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री लंदन में गया, लंदन में वो फलानी कंपनी से बात कर रहा है। जब मैंने पता किया कि कौन सी कंपनी से बात कर रहा है, तो मेरे को पता लगा कि जो अडानी यहाँ पे वो लगा रहे हैं रोपवे, उस कंपनी में अडानी के बजाय में ये गया बात करने के लिए कि भाई लगा। देखिए ये ध्यान वर्किंग, ये उत्तराखंड की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको कोई उत्तराखंड का इस समय अगर ये किसी को अगर मुख्य अतिथि स्वागत करता, किसी को पूछता, तो आंदोलनकारियों को पूछना चाहिए था इसको। ये मोदी को ला रहा है यहाँ पे, ये राष्ट्रपति को ला रहा है यहाँ पे। क्यों ला रहा है भाई, क्यों ला रहा है? क्या वो झारखंड और छत्तीसगढ़ और वो सब यही कर रहे हैं क्या? जो तुम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यही कर रहा है क्या? ये उत्तराखंड इनके लिए एक प्रयोगशाला बन के रह गया है। ये उत्तराखंड के जो एक विहंग ऐसी संपदा है, क्योंकि इनकी पहली नजर कश्मीर पे थी। ये लोग जो थे गुजरात के, कश्मीर को हथियाना चाह रहे थे, लेकिन कश्मीर में मजदूरों को भी जब युवाओं ने गोली मारना शुरू किया, तो तब इनका रुख वहां से हमारी तरफ हुआ, क्योंकि हिमाचल में सख्त भू कानून की बाढ़ के कारण वो घुस नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप चालाकी, उस चालाकी को लोग अब कहने के लिए, रौतेला जी हम बहुत इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि छोटे से राज्य में ये दरिंदा क्यों दो भू कानून ला रहा है, क्यों हरिद्वार को और उधम सिंह नगर को भू कानून से अलग रख रहा है, और क्यों उत्तराखंड के पहाड़ में बोल रहा है कि सख्त भू कानून। हम लोग निगुसे के लोग हैं, हमारा कोई नेता नहीं, ना राज्य आंदोलन में हमारा कोई नेता बना, या हमने किसी को नेता माना, और ना 25 साल में इस अभागे राज्य को ऐसा नेता नहीं मिला जो नेता इस राज्य के सजग प्रहरी के रूप में जन मुद्दों को लेते हुए, जन सराकरों की लड़ाई को लड़ते हुए इस राज्य को इन भेड़ियों से बचा पाता। इंद्रमणि बडूनी जी का स्वर्गवास राज्य बनने के 2 साल पहले हो गया। ये हमारा अभागा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बैड लक था, क्योंकि अगर बडूनी जी नहीं मरते तो बडूनी जी हमारे सर्वमान्य नेता थे, वो गढ़वाल और कुमाऊं के नेताओं को जोड़ने की उनकी क्षमता थी। लेकिन जैसे ही वे मर गए, उनके मरने के बाद एरी और दिवाकर भट्ट को एक करने वाली ताकत खत्म हो गई, और हम अंतर दोनों की लड़ाई में इतना फंस गए कि आज 25 साल के बाद भी आपने देखा होगा कि हम अपना नेता नहीं चुन पाए। देखिए आप किस तरह का, आप अभी बोल रहे उत्तराखंड क्रांति दल से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर हैं। हमने रक्षा मोर्चा भी बनाया था, मैंने शुरू से तीसरा विकल्प बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहा, मैं हमेशा इस राज्य में तीसरी ताकत बनाने का मैंने संकल्प लिया है। और मैं अब ये जानता हूं कि अगर पूर्व सैनिक, बड़ी मुश्किल से मैंने भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की जड़ से निकालकर अब मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस राज्य की तुम गार्जियन हो, क्योंकि अब समझ में आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड का जो परंपरागत हमारा एक रोजगार था फौज, उस फौज पे भी इन्होंने कुठाराघात किया अग्निवीर के माध्यम से। आज जो गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट, नाम तो वही है, लेकिन वहां पे वो चेहरे नहीं है गढ़वाली और कुमाऊनी जो चेहरे वहां होते थे। ये बड़ी विडंबना है कि इन चीजों को किस तरह से इन्होंने, इनको तो ये भी नहीं मतलब कि देश की रक्षा सुरक्षा को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जज्बे वाले फौजी अब नहीं रहे, क्योंकि 4 साली फौजियों में वो जज्बा हो ही नहीं सकता जो जज्बा एक परंपरागत फौज में था, जो विश्वविख्यात फौज थी, जिसने मतलब ये हम फौजियों का भी इन्होंने आज पूरा उत्तराखंड उपनल कर्मियों के माध्यम से चल रहा है। ये युवाओं को अंधेरों में धकेल रखे उपनल के बनाकर। आप ये देखो 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी करने वाला युवा का क्या भविष्य होगा रौतेला जी, क्या भविष्य होगा? क्या हमने इसलिए उत्तराखंड लिया था?
और नेताओं को देखिए आप, 1 मिनट भी पाँव जमीन में नहीं है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं सब देख रहा हूं, लेकिन जनता को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? क्योंकि 1,000 करोड़ के माध्यम से इसने अपने चेहरे को चमकाने की जो मुहिम छेड़ी है, उसके आगे हम बहुत बौने पड़ रहे हैं। इसकी जी। मुंह पे काली पोतने के लिए हम असफल हो रहे हैं। चलिए, आपके ज़रिए मैं जानना और थोड़ा समझना चाहता था प्रदेश को 25 साल के इस सफ़र को। आपने अपने आक्रोश और अपने सपने को भी बताया और उस पीड़ा को भी आप झेल रहे हैं, मतलब जो आपने उस वक़्त झेली थी और उससे ज़्यादा पीड़ा आज हो रही होगी जब वो सपने पूरे हुए नहीं। कोशिश मेरी भी यही रहेगी थपलियाल जी कि तमाम जो सवाल हैं ना, उन सवालों के जवाब खोजे जाएँ, चाहे सियासत से हों, चाहे अधिकारियों से हों, वो लिए जाएँ और प्रदेश की व्यवस्थाएँ दुरुस्त हों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और उम्मीद ये करता हूँ कि सरकार और लोग प्रशासन प्रदेश का वो आप लोगों को वही तवज्जो और वही अहमियत दे, जो पहले आपको कभी मिला करती थी। हर मंच पे आप लोग दिखते थे, लेकिन आज थोड़ा दूरी हो गई मंचों से, आपको दिखते नहीं हैं, तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि रजत जयंती का निमंत्रण मिला या नहीं मिला? और सुन के थोड़ा-सा अफ़सोस भी हुआ और तकलीफ़ भी हो रही है कि नहीं दिया गया। कोशिश ये होनी चाहिए कि दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो राज्य आंदोलनकारियों की अपनी पीड़ा है, दरअसल उत्तराखंड के लोगों की कई अपनी-अपनी पीड़ाएँ हैं और उस पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश करते उत्तराखंड 25 साल का हो गया। 25 साल में भी वो उस पीड़ादायक दलदल से बाहर नहीं निकल पाया है। कुछ इसी तरीके के राज्य आंदोलनकारी, प्रदेश के कुछ वरिष्ठ जन, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समाजसेवी, पहाड़ को समझने वाले लोग कहते हैं, करना बहुत कुछ है बल, अभी सब कुछ अधूरा पड़ा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा और इसे चर्चा को शेयर करिएगा दोस्तों और को भी दिखाइएगा। बड़ा दिलचस्प और बड़ी अहम बातें की हैं तुषार जी ने। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय